नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अनाहत परंपरा स्वाधीनोत्तर ओडिया लेखिकाओं की कहानियां इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। गायत्री सराफ का यह संकलन है कहानियों का। ओडिया से हिंदी अनुवाद सुजाता सिवेन ने किया है। गायत्री सराफ जानी मानी कथाकार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी द्वारा यह उनको परियोजना सौंपी गई थी जिसमें स्वाधीनता के बाद जो ओडिया लेखिकाएं हैं उन्होंने किस तरह की कहानियों का सृजन किया उसका संकलन पहले ओडिया में छपा और उसके बाद यह ओडिया से हिंदी अनुवाद होके आया है। खास बात यह कि इस संकलन में जो वरिष्ठ रचनाकार हैं बसंत कुमारी पटनायक, वहाँ से शुरू होती है और कुमुदनी राय तक कुल 43 कहानियाँ इस संकलन में शामिल हैं। बसंत कुमारी पटनायक की जो कहानी है उसका नाम है समाधान, निर्प्रभा पटनायक की हिंदू दीदी, दुर्गावती त्रिपाठी की बाँझ, नंदिनी सतपथी की गरल की गरिमा, राजश्री दलबेहरा की अष्टमी का चांद, मनोरमा महापात्र का पूरब पश्चिम, कल्पना कुमारी देवी का 22 साल की उम्र, बीणा पाड़ी महांती की बाज की स्वप्निल पृथ्वी, गीता होता की अविश्वास, पुण्य प्रभा देवी की नई सुबह, बनस देवी की जन्मभूमि, अलका चांद का मधुवितान नई दिल्ली 00001, प्रतिभा राय की मोक्ष, कानन मिश्र की पागलपन, विजयनी दास का बंद दरवाजा, अर्चना नायक का भगवान की खोज, स्वराज लक्ष्मी मिश्र का विवस्त्र आद्या, लक्ष्मी प्रिया आचार्य का बरगद की छाँव, गोलाप मंजरीकर का हाइफन, सुलोचना दास का गोधूली का तन, संयुक्ता राउत का कुछ समझ न आए, यशोधारा मिश्र का नए पुराने मोड़, गायत्री सराफ का खुद का की कहानी जल रहे पहाड़, अन्नपूर्णा महांती का अभाव का ताज, पुष्पांजलि नायक का बया का नीड़, सरोजनी साहू का लुका छिपी, संयुक्ता महांती का अपरिचित चेहरा, सुप्रिया पंडा का परी कहानी, प्रवीणा महांती का गुस्सा करोगी तो तारा बन जाऊंगा, ज्योत्सना राउत राय का पुनर्जन्म, सुस्मिता रथ का स्रोत, गायत्री आर्य का फूल खिला था, रश्मि राहुल का खो गए गांव का नक्शा, कविता बारिक का तन का खेल, जयंती रथ का चंद्र चलन, सुस्मिता बागची की कहानी निषिद्ध नीड़, स्नेह मिश्र का कुरेई फूल, बियत प्रज्ञा त्रिपाठी की मार्क्वेज की प्रेमिका, पारमिता सतपथी की बिरल रूपक, चिरश्री इंद्र सिंह की माई माई माईरी माई, हिरणमयी मिश्र की मधुमक्खियों का छत्ता, ममतामयी चौधरी की सलीबी और कुमुदनी राय की न्याय। ये कुल 43 कहानियाँ हैं। इन कहानियों का वितान इतना विस्तृत है कि कई बार यह आश्चर्य होता है कि हमारी भाषाई जो साहित्य संसार है उसमें कितनी उत्कृष्ट कोटि की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। खासकर ओडिया साहित्य में समाहित जब इन कहानियों की हम बात करते हैं तो गायत्री सराफ ने बाकायदा भूमिका में ही इस बात का उल्लेख कर दिया है कि ओडिया कथा साहित्य जिसका जन्म फकीर मोहन की संदक्षिणा से हुआ था वह किस तरह से अपनी उत्कृष्ट शीर्ष पर पहुंचा और खासकर उस दौर में जो महिला कथाकार हैं उन्होंने किस तरह से अपनी छाप छोड़ी। मैं कुछ कहानियों का उनका भाव बता दूं तो आपको समझ में आएगा कि इन कहानियों का जो वितान है, जो परिदृश्य है, जो भावभूमि है वह कितनी समृद्ध है। बसंत कुमारी पटनायक की जो कहानी समाधान है उसका कथानक यह है कि एमिली नामक एक अंग्रेज मेम है जिसको एक देसी कुत्ते से प्यार हो जाता है। देसी कुत्ते से का मतलब ये कि वो अपने हस्बैंड के साथ भारत में जब होती हैं, गुलामी के दिनों की बात है, चूँकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये स्वाधीनता बाद की कहानियाँ। बसंत कुमारी पटनायक पहली लेखिका जिनका ये रखा गया है इसमें, तो निश्चित तौर पे उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद ये कहानी लिखी होगी। तो एमिली को जिस कुत्ते से प्यार हो जाता है उसका नाम वो नॉटी रखती हैं और उसको अपने साथ रखती हैं। जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने लगते हैं और भारत को आज़ादी मिल जाती है तो एमिली के सामने ये समस्या होती है कि रॉबर्ट साहब जो उनके हस्बैंड हैं वो वापस जा रहे हैं, तो उस ज़माने में वो नॉटी को कैसे लेके जाए।
और नाटी में उनका जीवन लगा होता है, हर नाटी खाया कि नहीं खाया। और लोगों को आश्चर्य होता था कि ये एक अंग्रेजी मेम जो है वह बाकायदा रूल लेके और मिडी और फ्राक मॉडर्न ड्रेस पहने हुए वो बाहर घूमने भी निकलती थी तो नाटी उनके साथ होता था और वो उसको बचाती थी। अब एमिली की समस्या ये है कि उसको जहाज में यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। एक देशी कुत्ता ब्रिटेन की धरती पर वापस नहीं जा सकता, यानी जो मालिकों का देश है, भूमि है, जो लोग गुलाम भारत पर शासन कर रहे थे, वहाँ देशी कुत्ते का प्रवेश कैसे हो। तो एमिली यह तय करती है कि नॉटी को बजाय कुछ किसी और को देने के, क्योंकि किसी और को दिया जाएगा तो वह उसकी केयर नहीं करेगा, तो फैसला यह करती हैं कि इसकी हत्या कर दी जाए, यही इसके लिए सब कुछ होगा। और उस दौरान एमिली के जीवन पर क्या गुजरता है, वो बहुत कोशिश करती हैं रॉबर्ट से कि वो लेके जाएं। वो जितना अपने को दूर 1 महीने बाद की तारीख तय करती हैं कि इस 1 महीने बाद इसकी मृत्यु गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाएगी और इसको दफना दिया जाएगा सम्मान के साथ। उस दौरान वो अपने को दूर करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन जितना दूर करती हैं उतना ही नॉटी उनके करीब आता जाता है। वो उसके आखिरी रात वो उसके गले लिपट कर रोती हैं और उसके बाद का जिक्र यह है कि ये प्रार्थना की मुद्रा में बैठती हैं और 3 गोलियों की आवाज़ आती है जहाँ पे तय किया गया था कि नॉटी को मारा जाएगा, और वो गोलियाँ नॉटी को नहीं लगती हैं, लगता है जैसे एमिली के हृदय में लगी। ये कहानी है। अब आप समझ सकते हैं कि शासक वर्ग के साथ साथ उसकी संवेदना को एक जीव की संवेदना से किस तरह से बसंत कुमारी पटनायक ने जोड़ा है। इस तरह की कहानी दूसरी भाषाओं में कहाँ कितनी लिखी गई हैं, यह समझने की बात है। अब गायत्री सराफ की एक कहानी है जल रहे पहाड़। यह एक ऐसी महिला की कहानी है, एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक कहानीकार के सामने आ जाती है, आधुनिक सी लड़की के सामने जो पत्रकार है। वो कहती है कि तुम लोग तो पूरी दुनिया की खबरें दिखाते हो, मेरे जैसों की कहानी कौन कहेगा। वो अचानक उसके कमरे में आ जाती है। उस दिन जो लेखिका है सरोजनी रोज दिन रात लिखती रहती है, अचानक वो आके खड़ी हो जाती है एक और वो कहती है कि तुम लोग कहने के लिए नारी हो, लिखती हो नारी पर, लेकिन स्त्री के मन का दर्द और उसके जीवन को तुम लोग नहीं उतारती हो। और हम लोग किस तरह से तिल तिल कर मरते हैं, मेरे जैसों की कहानी कोई नहीं लिखता। और वह फिर कड़वाहट में कहती है कि मुझसे तो बेहतर वो थी जो भूख से मर गई और जिसका प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया के कैमरे और टेलीविज़न आ गए और मरने के बाद भी वह कम से कम दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। इसको बहुत दुख होता है कि तुम इस तरह से क्यों कह रही हो, आखिर बताओ कि तुम कौन हो। फिर वह बताना शुरू करती है कि किस तरह से वो गरीब घर में पली बढ़ी एक औरत होती है, उसका पति होता है, बच्चा होता है, भात मांगता है, पानी भात वहाँ खाते हैं, भात मांगता है, बच्चे को औरत दे नहीं पाती है। और एक चावल की पेट भर भोजन की तलाश में उनको एक बिचौलिया आता है और वो कहता है कि चलो हम ले चलेंगे, वहाँ तुमको भरपेट खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और वो पकड़ के उनको आंध्र प्रदेश की तरफ ले जाता है। और आंध्र प्रदेश में जहाँ वो जाती है, ईंट भट्ठे के काम पर उनको रहने के लिए छत मिलती है, बाल्टी मिलती है। उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसके मालिक की नज़र, जो ठेकेदार होता है ईंट भट्ठे का, उसकी नज़र उसके ऊपर होती है। और वह कहता है एक दिन कि तुम जो है मेरे घर का खाना वाना बना दोगी। जो भी मेरे घर में खाना बनाने आता है उसको साड़ी भी मिलती है और खाने के लिए 5 किलो चावल भी मिलता है। ये जिस दिन जाती है, इसको हर जो काम करने वाली हैं उसमें अलग अलग लोग अलग अलग दिन जाते हैं। ये जिस दिन जाती है उसके साथ उसको बलात्कार की कोशिश करता है और वो भागती है उसको मार के, मतलब धक्का दे के। वो वापस आती है, उसी समय रात में जो है कुछ लोग आते हैं और इसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं। इसके पति का 2 दिन तक पता नहीं चलता है। और फिर जब वो जाती है तो वो कहते हैं कि तू मेरी बात मान ले, तेरे पति को छोड़ देंगे। और उसकी पिटाई की इसको आवाज़ आती है। अंततः वह ठेकेदार इसके साथ बलात्कार करता है। और इस बीच जब ये बाहर निकलती है लुटी पिटी, तो इसको ये कहते हैं कि तुम्हारा पति तो भाग गया, जेल जहाँ हम रखे थे वहाँ से छुड़ा के। पति भी नहीं होता है। ये घर आती है और अपनी बच्ची को लेट के अपने गांव लौटती है। और गांव लौटती है, उसका पति नहीं आता है।
और गांव लौटने के बाद वह जमींदार के पास जाती है और जमींदार की औरत के पास अपने उस बच्चे को 20 रुपए में बेच देती है। उसके बाद उस भात के लिए इसके जीवन में जो घटता है वह कहती है कि जब वो उस पैसे से लेके बड़ा पकौड़ी जलेबी खरीद कर कुटिया में पहुंचती है और कहती है कि सब दोना पत्ता कागज़ धूल मिट्टी पूरा गांव पूरा जिला पूरा राज्य पूरा, तो उसके आसपास की धरती हिल जाती है। क्यों? क्योंकि बेटी बेटी ये पुकारती है, जबकि इसको उसी बेटी को बेच के वो पैसा लेके आई होती है और फिर इसको कुछ समझ में नहीं आता है और इसके लिए पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है। अपनी वह ये कहानी कहती है और यहाँ पे गायत्री सराफ लिखती हैं कि सच ये है कि हमसे बहुत दूर गांव की फटी मिट्टी में जल रहे पहाड़ के सीने में हर अन्न की चित्कार में ये जो कहानियाँ हैं इनको लिखने का साहस वाकई हमारे समय में नहीं। मैं आधुनिक दौर की कहानी पर की बात करूं, ममता मई चौधरी की एक कहानी है सलीबी। तो उसमें यह है कि एक लड़की है, युवा लड़की है, जो चर्च में है, सिल्विया उसका नाम होता है। चर्च में जो पादरी हैं वो मरणासन्न स्थिति में हैं और इसको लोग समझाते हैं कि चूंकि लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है इसलिए अत्याचार का जवाब अत्याचार से देना होगा। वह अत्याचार क्या है? इस लड़की को ये समझाते हैं कि तुम पुलिस के सामने ये बयान देना कि मेरा बलात्कार हुआ। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने चर्च में आके तोड़फोड़ की थी। किन लोगों ने की थी? वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। यहाँ पे ईसाई और हिंदू धर्म की बात संभवतः हो रही है। ये लड़की मना करती है, कहती है ईश्वर के घर में हम झूठ कैसे बोलेंगे। वो कहते हैं नहीं, जैसे को तैसा करना होगा। और ये लौटती है और सोचने लगती है। इसको याद आता है कि जब मैं अपने 19 साल की उम्र में थी और मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छा मेरा प्रेमी लगता था। मैं अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, किसी की भी बात नहीं मानती थी और मुझे सारे लोग लगते थे कि ये सारे लोग गलत हैं। क्योंकि मैं प्रेम में थी तो मुझे लगता था कि दुनिया सुंदर है। मेरे प्रेमी की जो हंसी थी वो मुझे सबसे ज़्यादा चमत्कारिक लगती थी, चमकदार लगती थी। और उसी लड़के के चक्कर में जब यह घर छोड़ के भागती है तो पता चलता है कि वो शादीशुदा है, बच्चे का मालिक है और वो बताया नहीं होता है और उस घर में वो रखने को तैयार नहीं होता है। और ये स्टेशन पर जाती है और सरमन की आवाज़ सुन के सुदूर कोच्चि के पास चली जाती है और वहाँ चर्च जाती है, वहाँ इसको नया नाम मिलता है। ये लड़की सोच रही है, जब इसको कहा गया है कि तुम बलात्कार की शिकार हो, उसके तुरंत बाद ये जो है सोचने लगती है और फिर किस तरह से वो कहती है कि आखिर वो तो कोई गैर वर्ग का भी नहीं था और मैं किस पर इल्ज़ाम लगाऊं। अचानक उसको वो सुनिया आवाज़ देती है अपने जो चर्च के पास जो काम देखने वाला होता है। अंधेरा होता है, कुछ लोग आते हैं, इसके साथ वाकई बलात्कार होता है। यह सब समझती है बलात्कारी कौन है, लेकिन यह कह नहीं पाती। शायद बलात्कारी उसके अपने धर्म के लोग थे। उन्होंने बलात्कार इसलिए किया था क्योंकि वो दूसरे वर्ग के लोगों पर, दूसरे धर्म के लोगों पर आरोप लगा सकें। सिल्विया धर्म के नाम पर इस संयोग को बर्दाश्त करती है। वह समझ नहीं पाती है, केवल उंगली से बता पाती है कि कितने लोग थे। वो गिनती करती है कि 5 लोग थे। एक ईश्वर के मंदिर में जो चर्च के नाम पर स्थापित है, जहाँ सत्यता की बात होती है, जहाँ सूली पर जीसस क्राइस्ट लटके थे, उस जगह पर इस तरह का व्यभिचार होता है धार्मिक बदले की भावना से। व्यभिचारी कौन है, उससे ज़्यादा यह सवाल उठता है कि वह स्त्री कौन है। और स्त्री हर रूप में, चाहे वह प्रेमी हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह उसका घर हो, चाहे वह ईश्वर का मंदिर हो, इस तरह से क्यों छली जाती है। ये कहानियाँ अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। 41 कहानियों के लिए, 43 कुल कहानियों के लिए जो अपने समय की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। साहित्य अकादमी ने केवल 360 रुपये इसका मूल्य रखा है। पृष्ठ संख्या भी 360 है।
सुजाता सीमन ने बहुत सरस अनुवाद किया है। गायत्री सराफ जो कि खुद साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, उनकी कहानियों का चयन बहुत ही अद्भुत है। ये कहानियाँ हर हिंदी भाषी को इसलिए पढ़नी चाहिए कि उसको पता चल सके, अगर कहानीकार है तो किस तरह की कहानियाँ एक भारतीय समृद्ध भाषा में लिखी जा रही है, उसका वितान कितना बड़ा है, इसको जानने के लिए भी है। इसके अलावा हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, ये उनके लिए एक मानक और प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी पुस्तक के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।